दृष्टि आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं शरद त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस संक्षिप्त से वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है ब्रिक्स और आपके सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में इस रूप में इस बात को लिखा गया है कि जो भी महत्वपूर्ण समूह संस्थाएं दुनिया में हैं और जिनका भारत के ऊपर एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उन समूहों से जुड़े हुए मुद्दे वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में हम इस समूह की आज एक बुनियादी चर्चा करते हैं कि ब्रिक्स को पढ़ते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ब्रिक्स अगर एक समूह के तौर पर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जब विश्व व्यवस्था का निर्माण हुआ तो विश्व व्यवस्था को हम अलग अलग पड़ावों में अलग अलग स्तरों पर जब देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में यूएन का गठन और यहाँ से जो वर्ल्ड ऑर्डर बना उसमें एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई, वो चाहे यूएन की संरचना हो या ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के तौर पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का अस्तित्व में आना हो। पश्चिमी देशों का जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इनका बोलबाला इन संस्थाओं में हमें दिखा है और इस पूरी संकल्पना को राइज ऑफ द वेस्ट एक इस अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। समय बदला, स्थितियां बदली और आप जानते हैं 91 के बाद जब ग्लोबल साउथ यानी तीसरी दुनिया यानी विकासशील देश जिसमें भारत भी शामिल है, इन्होंने जब अपने को बंद से खुली अर्थव्यवस्था में बदला तो पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने लगा, पॉलिटिकल ऑर्डर पर उसका इम्पैक्ट पड़ा और इस प्रक्रिया में हमें दूसरी एक अभिव्यक्ति राइज ऑफ द रेस्ट इसका दुनिया में अनुपालन दिखने लगा। अब सीधी सी बात है कि शक्ति की संकल्पना को आप अगर समझते हो, इकोनॉमिक्स में आर्थिक तौर पर दुनिया में जो भी शक्तियां उभरेंगी उन्हें आपको अलग अलग स्तरों पर महत्व देना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में राइज ऑफ द रेस्ट को चरितार्थ करने के लिए जो सबसे ताकतवर समूह जो इस समय लगातार सुर्खियों में रहता है वो है ब्रिक्स। और ब्रिक्स को इसलिए हम ताकतवर मानते हैं कि इसमें वो सारी शक्तियां शामिल हैं और ये एक ओपन ग्रुपिंग है। वैसे ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस नाम से ज़्यादा हम सटीक तौर पर रेखांकित कर सकते हैं। प्लस का मतलब है कि इसमें समय के साथ जो भी देश ताकतवर होंगे वो इसमें शामिल होते चले जाएंगे। आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले इन 5 सबसे ताकतवर देशों के साथ और भी कुछ नए देश इसमें शामिल हुए हैं। उस विस्तार की प्रक्रिया, उसके प्रभाव, इस पर भी आगे कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम इस समूह को थोड़ा नैसर्गिक और मूल प्रकृति के तौर पर पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समूह है इसके बनने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प सी एक छोटी सी एक ट्रिविया है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। एक संस्था है गोल्डमैन सैक्स, जानी जाती है अपनी एक बहुत खासियत के लिए, बहुत खूबी के लिए कि ये डेटा ओरिएंटेड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इस पर इनकी रिपोर्ट समय समय पर आती हैं और वो रिपोर्ट्स बड़े बड़े देश, उनकी जो सरकारें हैं, उनके जो वित्त मंत्री हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं। एक बड़ा घटनाक्रम 91 में हो चुका था, मैंने आपको बताया, और 21वीं सदी आ रही थी जो एक अपने में एक बड़ा कौतूहल का बिंदु था कि क्या एक नई सदी और एक नई सहस्त्राब्दी भी, आपको पता है 2000 के बाद शुरू हुई है। 1000 वर्ष 1000 से 2000 खत्म हुआ, अब एक नई सदी भी और एक नई सहस्त्राब्दी भी 2000 से शुरू हुई। और ऐसे में गोल्डमैन सैक्स एक रिपोर्ट 90 के दशक में लाया जिसमें उन्होंने पहली बार इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करा जिसे कहा उन्होंने ये 4 अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये दुनिया की इकॉनमी को एक तरह से गाइड करेंगी, स्टेयर करेंगी। और इस अभिव्यक्ति ने उस समय बड़ी खलबली मचाई क्योंकि आज आप इन इकोनॉमीज की बॉयंसी को, उनकी वाइब्रेंस को,
उनकी ताकत को शायद समझते हैं, लेकिन जिस समय गोल्डमैन सैक कह रहा था कि ये बहुत ताकतवर लोग होंगे, उस समय ये ताकतवर नहीं थे। इनफैक्ट भारत भी आपको पता है कि इस दौरान फ्रेजाइल 5 जैसी इकॉनमी में शामिल किया जाने वाला देश था। इस अभिव्यक्ति को जो गोल्डमैन सैक ने एक सांकेतिक तौर पर एक गढ़ी थी, ये धीरे धीरे साकार होता गया, ये अपनी एक पकड़, अपनी पहचान बनाता गया। और कभी भी दुनिया में जब बड़ा कोई गंभीर संकट आता है तो उसके बाद बड़ी उथल पुथल होती है। एक ऐसा संकट 2008 में जो अमेरिका से शुरू हुआ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में, उस मंदी में, महामंदी में जकड़ लिया। इसके बाद ब्रिक्स को औपचारिक तौर पर, पहले ये ब्रिक था, 4 ही देश थे 2009 में जब इसकी पहली औपचारिक बैठक हुई, और अगले साल 2010 में इसमें अफ्रीका के प्रतिनिधि के तौर पर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया और ब्रिक्स बन गया। और उसके बाद से इन 5 इकॉनमीज़ का जो जलवा हमने इस पूरी सदी में अभी तक देखा है, चौथाई सदी ये बीत चुकी है। 25 साल, हम दिसंबर के ऑलमोस्ट अंत में हैं, 25 साल खत्म हो गए और उसमें ये पूरी अभिव्यक्ति ब्रिक्स की समय के साथ लगातार और ताकतवर होती चली गई है। ब्रिक्स के संदर्भ में हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि इसकी तुलना हमेशा एक और समानांतर समूह से होती है जिसे राइज ऑफ द वेस्ट के सबसे मजबूत स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। उसे हम G7 नाम से जानते हैं। G7 जो अमेरिका और पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है, और ब्रिक्स जो ग्लोबल साउथ का, ब्रिक्स प्लस लिखेंगे, जो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। इन दोनों के बीच एक सतत प्रतिस्पर्धा हमें दिख रही है और यही प्रतिस्पर्धा डिसाइड कर रही है कि दुनिया में अल्टीमेटली कौन से देश, कौन से समूह का अल्टीमेटली बोलबाला होगा। आप अगर भौगोलिक क्षेत्रवार यहाँ पर देखें तो G7 का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो पॉलिटिकल कैचमेंट एरिया है, वो आपको बहुत सीमित दिखेगा। जो आप ब्रिक्स का प्रभाव देख रहे हैं इसके नए सदस्यों के साथ जोड़कर, तो इसका ग्लोबल फुटप्रिंट कहीं ज़्यादा व्यापक है। ये दिखाता है कि अब राइज ऑफ द वेस्ट, राइज ऑफ द रेस्ट में लगातार तब्दील हो रहा है। इसके बाद एक ये भी कड़वा सच है जिसे ब्रिक्स को अपने भविष्य के संचालन में दिमाग में रखकर ही अपनी रणनीति बनानी होगी। आप ये अगर पर कैपिटा GDP और पर कैपिटा इनकम या बाकी जो ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंटल इंडिसेस होते हैं उनके आधार पर देखें तो ये शुरू के जो आपको बार्स दिख रहे हैं ये G7 को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद के बार ब्रिक्स के जो पर कैपिटा इंडिकेटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अभी एक लंबा सफ़र ब्रिक्स देशों को तय करना है। ये इस समय दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती इकॉनमीज़ हैं, लेकिन अभी ये लड़ाई, इनका ये संघर्ष लंबे समय तक जारी रहेगा। तभी ये लोग G7 के समकक्ष रियल जो इंडिकेटर्स हैं उनमें अपने को स्थापित कर पाएंगे। पर क्यों ब्रिक्स की इतनी सरगर्मियां रहती हैं, उसे आप इन हिस्टोग्राम से समझ सकते हैं। 1995 को बेस ईयर मानकर क्योंकि WTO का 1995 में गठन हुआ था। आप देखिए उस समय दुनिया की GDP का करीब 45% आप G7 कॉन्स्टिट्यूट करता था। तो दुनिया की टोटल GDP का करीब 45% G7 बनाता था और सिर्फ 17% के करीब ब्रिक्स देशों का योगदान था। अगर 2010 तक आके कहानी हम देखें तो G7 का कंट्रीब्यूशन घटकर 34.3 रह गया और ब्रिक्स ने करीब 27% का कंट्रीब्यूशन शुरू किया। लेकिन 2023 और इसके बाद की स्थिति आपको बताऊं तो आज
G7 ब्रिक्स से पिछड़ चुका है। G7 करीब 30% का योगदान दुनिया की जीडीपी में, जबकि ब्रिक्स का योगदान 32% से ज़्यादा हो चुका है। इसमें हम 2-2.5% का और इंक्रीमेंट कर लें 23 से अभी तक, भविष्य में आपको ये लाल बार जो ब्रिक्स का है ये और ऊपर जाता दिखेगा और G7 का योगदान, इनका बार लगातार कम होगा। इसी बदलाव को डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो समझ पा रहे हैं और इसीलिए वो ब्रिक्स की एकजुटता को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानकर अपनी इस वर्तमान प्रेसिडेंसी में पद ग्रहण करने के बाद से लगातार ब्रिक्स के ऊपर हमलावर हैं। तो आप इस पूरी राजनीति को ब्रिक्स के थ्रू देख सकते हैं। ब्रिक्स में एक अंतिम चर्चा आपसे करूंगा कि अगर हम इस पूरे समूह को, जिसको इतना बड़ा रोल प्ले करना है, अगर हम इसकी पूरी राजनीतिक संरचना को देखें तो ये देश तय करते हैं कि हमें 3 अपने आधारभूत स्तंभ बनाने होंगे। इन मुद्दों पर हमें ब्रिक्स को अपना एक केंद्रीय महत्व देना होगा। उसमें एक मुद्दा है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मुद्दे। तो ये भले ही आर्थिक मुद्दों पर, वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित एक समूह के तौर पर जाना जाता है, इसकी पहचान है, लेकिन इसका पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सेंट्रिक रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इस बात की अनदेखी हम नहीं कर सकते। दूसरा पिलर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल है। तो ये ब्रिक्स समूह हर साल अपनी बैठक में दुनिया में जो भी उस समय आर्थिक और वित्तीय मुद्दे जो सबसे प्रभावशाली हैं, उनको लेकर अपनी साझी रणनीति, जिसके केंद्र में खाली ये देश नहीं होते, जिसके केंद्र में ग्लोबल साउथ संपूर्णता में दिखाई देता है, तो आपको ये पक्ष यहाँ पर दिखेगा। जब भी ग्लोबल साउथ की बात होती है तो आप कल्चरल और सामाजिक जो अंतर संबंध है, जिसको हम पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के तौर पर देखते हैं, इसको भी ब्रिक्स ने एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर देखा है। तो ग्लोबल साउथ इन 3 पिलर्स को कैसे अपनी एकजुटता में, जिसको हम साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं, कैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें, इसका पूरा एक संज्ञान हमें ब्रिक्स के थ्रू दिखता है। ब्रिक्स की अगर हम और डीप रूटेड चर्चा करें तो ब्रिक्स में हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए कैसे हमें एक समानांतर प्रयत्नों पर बल देना है। तो इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक नामक, एनडीबी नाम से प्रचलित है, प्रारंभिक परीक्षा में इस पर कई बार पूछा भी गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक नामक ये संरचना भी एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की दिशा में एक बड़ा मुद्दा मानी जाती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को सुधारने के जो प्रयत्न हैं उसमें पश्चिम बहुत उत्साह नहीं ले रहा। अमेरिका और ये देश नहीं चाहते कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में जो इनकी बादशाहत है उसको कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे में एक दबाव समूह के तौर पर कि अगर आप सुधरोगे नहीं तो हम अपनी एक समानांतर व्यवस्था भी चला सकते हैं और चला रहे हैं। तो ऐसे में एनडीबी का एक रोल, ब्रिक्स का एक रोल पॉलिटिकल गवर्नेंस को, इकोनॉमिक गवर्नेंस को और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को सुधारने की दिशा से भी खासा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इस संक्षिप्त वीडियो में ब्रिक्स से जुड़े कुछ मूलभूत मुद्दों पर चर्चा करी। ब्रिक्स में आंतरिक तौर पर क्या चुनौतियां हैं, ब्रिक्स के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार आ गया, क्योंकि पश्चिम ने जो व्यवस्था बनाई वो जार हो रही है, वो जर्जर हो रही है, वो कमज़ोर पड़ रही है। तो ऐसे में जो समानांतर विकल्प लेकर आएगा वो तेज़ी से अपनी ज़मीन को आगे बढ़ाएगा। और जब आप महत्वपूर्ण होते हो तो जो भी उसमें शामिल सभी पक्ष हैं, अगर उनमें एकजुटता हो, वो सब मुद्दों पर सहमत हों, तो आप तेज़ी से उस राजनीतिक जो रिक्तता है उसको आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप में परस्पर संघर्ष हो, चीन किसी लाइन पर चल रहा है, रूस का कुछ और रुझान है और बाकी देश
अपनी एक अलग रणनीति ब्रिक्स में रखते हैं तो ये आपस के मतभेद दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। इन सब मुद्दों को भी आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानें और ऐसे समसामयिक मुद्दों से रूबरू होने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में अपने को समय के साथ जोड़े रखने के लिए आप दृष्टि IAS के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।